हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते नीट जी। सो वेलकम टू ऑल नीट एंड जेईई एस्पिरेंट्स। और आज हम डिस्कस करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के लिमिटेशंस। देखिए, जब पिछले लेक्चर्स हम लोग पढ़ते आए हैं तो वक्त वक्त पे मैं आपको बताते गया हूं कि कहाँ डायमेंशनल एनालिसिस से हम चीजें कुछ नहीं निकाल सकते। वही यहां पर मैं क्या करूंगा, कंक्लूड करूंगा और उन्हीं को बोल दूंगा मैं लिमिटेशन। ठीक है, तो 4-5 लिमिटेशन मैं डिस्कस करने वाला हूं। उसमें से कुछ लिमिटेशंस आपको ऑलरेडी पता है, जैसे कि पहला लिमिटेशन है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय दिस मेथड द वैल्यू ऑफ डायमेंशनल लेस कांस्टेंट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। कौन से कांस्टेंट? जो डायमेंशनल लेस कांस्टेंट होते हैं वो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। कुल मिला के हम यहां बात कर रहे हैं कि ऐसे कांस्टेंट जो डायमेंशनल लेस है, जिनका कोई नंबर है ना। एक नंबर क्या होता है? डायमेंशनल लेस होता है। उसके बारे में हम लोग कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। जैसे कि सपोज करिए मैं आपको बताऊं कि जैसे टाइम पीरियड निकाला था, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू √L/G। ये हम लोगों ने डिराइव किया था, है ना। और इसका जो फिजिकल फॉर्मूला है, एग्जैक्ट फॉर्मूला है, वो हम लोगों ने कुछ इस तरीके से लिख दिया था कि सर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दिया और बोल दिया k √L/G। सर हम लोगों ने इस तरीके से कर दिया। अब हमें इस k की वैल्यू नहीं पता। ये जो कांस्टेंट है ना, ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू, क्योंकि ये हमें पता है डायमेंशनल लेस है, ठीक है, डायमेंशनल लेस है, बट इसका हमें वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता। आगे चल के जब आप सीखेंगे एक्सपेरिमेंटली, फिजिकली, इस k की वैल्यू होती है 2π √L/G। ये हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला बनता है। बट क्या एग्जैक्ट फॉर्मूला, क्या एग्जैक्ट या एक्सपेरिमेंटल या फिजिकल फॉर्मूला क्या हम डायमेंशनल एनालिसिस से कर पाए? नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ये जो डायमेंशनल लेस कांस्टेंट था, है ना, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट था, इसकी वैल्यू हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे, कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। तो ये रहा पहला लिमिटेशन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। लाइन से ज्यादा बेहतर है मैं जो समझा रहा हूं वो आपको ध्यान में रखना है। आपको ऑटोमेटिक लाइन तो इसलिए दे दी कि चलो ठीक है, आपको कभी बोर्ड एग्जाम वगैरह में लिखने को आ जाए या कभी कोई पूछ ले तो आप बताने के लिए सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन बोला है अ इक्वेशन विच इज डायमेंशनली करेक्ट मे बी फिजिकली इनकरेक्ट। ये वाली चीज भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने? आपको याद है, मैंने बताया था कि काइनेमेटिक्स जब आप पढ़ोगे तो एक इक्वेशन पढ़ोगे, हाँ, ut = ½ AT², है ना। ये फिजिकली हमारी क्या है? करेक्ट है। फिजिकली ये हमारी करेक्ट है। बट मैंने आपको बताया था, है ना, ये डायमेंशनली भी करेक्ट है और फिजिकली भी करेक्ट है। डायमेंशनल एनालिसिस से भी करेक्ट है और फिजिकली भी या एक्सपेरिमेंटली भी क्या है? करेक्ट है। बट मैंने बताया था कि अगर मैं यहां पर ये 1/2 की जगह पे अगर मैं 1/4 कर दूं, याद आ रहा है ना, ये कर दूं, तो भी ये क्या है? डायमेंशनली तो क्या हो जाएगा? करेक्ट है। बट क्या ये फिजिकली करेक्ट है? नहीं सर, फिजिकली करेक्ट नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला तो होता ही नहीं है। एक्सपेरिमेंटली और फिजिकली तो अलग ये वाली वैल्यू आती है। ठीक है, समझ में आया ये दो डिफरेंस? ये ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके थे। ठीक है, ये इसीलिए वही का वही एग्जांपल मैंने उठा लिया ताकि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से याद रहे। ठीक है, तो ये था हमारा लिमिटेशन नंबर 2। चलिए लिमिटेशन नंबर 3 पे चलते हैं। तीसरे नंबर का लिमिटेशन है दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटीज बाय मल्टीप्लिकेशन एंड पावर रिलेशन, है ना। हम ऐसी क्वांटिटी को बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे जहां पर मल्टीप्लिकेशन है और पावर रिलेशन है। बट इट कैन नॉट बी यूज्ड इफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन सम और डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, वी कैन नॉट गेट द रिलेशन S = ut + ½ AT² फ्रॉम द डायमेंशनल एनालिसिस। थोड़ा कंफ्यूजन है पूरा लैंग्वेज में, अभी आपको समझाता हूं। इनके कहने का मतलब है कि आप ऐसे रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे टाइम इज प्रोपोर्शनल टू √L/G। ये क्या था? L और G क्या था? डिवीजन में था। डिवाइड वाली चीजें आप अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो डायमेंशनल एनालिसिस से। इनका कहना है कि अगर आप जैसे आगे चल के जैसे फोर्स है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू mvr, है ना, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो मल्टीप्लिकेशन वाला भी चीजें कर लोगे। बट अगर यहां पर एक से ज्यादा क्वांटिटी ऐसा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है तो उसको हम डायरेक्टली डिराइव नहीं कर सकते। इनका कहने का मतलब है S = ut + ½ AT²। हम ये तो बोल सकते हैं, कि इसका डायमेंशन किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। इसका डायमेंशन इसके बराबर होगा। बट ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्लस करने के बाद जो कंप्लीट टोटल इक्वेशन है वो हम ये डिराइव नहीं कर सकते। मतलब हम ये बोल सकते हैं, नहीं समझ में आया तो एक बार और सुनिए, कि S = ut, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, ये हम निकाल सकते हैं। ये बड़ी आसानी से डायमेंशनल एनालिसिस से कर सकते हैं। दूसरा S = ½ AT², इनको सेपरेटली भी हम लोग कर सकते हैं।
बट इसको जब दोनों को कंबाइन करके एडिशन करेंगे तब हम लोग एग्जैक्ट इक्वेशन डिराइव नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम ये सिर्फ चेक कर पाएंगे कि डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, बस उस पर ही चेक कर सकते हैं, बट डिराइव नहीं कर सकते। जैसे इसको हमने डिराइव किया ना, हाँ वो बात अलग है भाई कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता, बट उसको थोड़ी देर साइड में रख दो तो हमने डिराइव करी थी कि नहीं इक्वेशन? करी थी, बिल्कुल करी थी। ये भी डिराइव करी थी हम लोगों ने, MVR वाली बिल्कुल करी थी। बट क्या ये कंप्लीट डिराइव कर सकते, क्या नहीं कर सकते? इसको हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते, डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है ये चेक कर सकते। हाँ, हमसे ये बोला जाता कि S इक्वल टू UT को करके बताओ कि भाई डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड टाइम, ऐसा बोला जाता था। हम S इज प्रोपोर्शनल टू U एंड T करके फिर डायमेंशनल फॉर्मूला लगा के कर देते। बट ये क्या कंप्लीट कर सकते, क्या नहीं कर सकते? क्योंकि हम प्रोपोर्शनलिटी क्या रखेंगे भाई, एक से ज्यादा ऐड और सब्ट्रैक्शन है। समझ में आ रहा है? तो यही चीज है कि इसमें वही लिखा है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाली चीजें कर सकते हो, बट एक से ज्यादा एडिशन है, दो क्वांटिटी अलग अलग इस तरीके से एडिशन है सब्ट्रैक्शन में, तो उसको हम लोग एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे डायमेंशनल एनालिसिस के लिमिटेशन है। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट लिमिटेशन देख लिए, एक और देख लेते हैं। 4th नंबर का है, इन मैकेनिक्स द फॉर्मूला फॉर PQ मतलब फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडिंग ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी डिराइव्ड। अब देखिए क्या होता है मैकेनिक्स में, मैंने आपको बताया कि जितने भी अभी तक के फॉर्मूले हमने देखे उसमें ज्यादातर हमने करा क्या, देखो हमारी प्रोसीजर क्या थी, कोई भी गिवन रिलेशन हमें अगर डायमेंशनली निकालना पड़ता था तो हमारा क्या प्रोसीजर था, हम करते थे कि सर T इज प्रोपोर्शनल T, जो भी प्रोपोर्शनल है वो हम कर देते थे कि L और G से प्रोपोर्शनल है। फिर हम क्या कर देते थे, हम यहाँ पे A और B लगा देते थे। फिर हम आगे चल के क्या करते थे, इस टाइम को हम क्या करते थे, इस टाइम को आगे चल के MLT के फॉर्म में खोल देते थे, MLT के फॉर्म में खोल देते थे, है ना। और इसको भी हम लोग क्या करते थे, इसके MLT के फॉर्म में खोल के 2 अननोन रहते थे। तो हमें यहाँ पे हम क्या करते थे, कंपैरिजन करके हम क्या करते थे, इक्वेशन बनाते थे। याद है? तो हमारे पास यहाँ पर 2 अननोन है, ये 2 अननोन है ना, A और B क्या है, अननोन है, A एंड B क्या है, अननोन है। इनको निकालने के लिए 2 अननोन को फाइंड आउट करने के लिए 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। कितनी जरूरत पड़ेगी? 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो हम फाइंड आउट कर लेते थे। अगर 2 इक्वेशन मिल जाएगी तो ये 2 अननोन आसानी से निकल जाते थे। हम कंपैरिजन करके 2 इक्वेशन बनाते थे, वहां से 2 अननोन हम लोग आसानी से मिनिमम 2 इक्वेशन, अगर 2 अननोन को फाइंड आउट करना है तो मिनिमम 2 इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए, है ना। अब देखिए, सपोज करो कुछ ऐसा आ जाए कि टाइम इज प्रोपोर्शनल टू LG/M/V/R, है ना। इस तरीके से भलते भलते कोई भी आ जाए। अब मान लो इसमें तो हमारे पास क्या करेंगे, A B C D E, सर ने सिखाया था कि चलो ऐसा प्रोपोर्शनलिटी बोल दो जिसका भी हो और ABCDE कर दो। बट दिक्कत इस बात की है हमारे पास कि भाई ये जो टाइम का आगे चल के जब हम इनको कंपैरिजन में लेके आएंगे तो ये तो क्या रहेगा, MLT ही रहेगा। 3 ही हमारे पास वेरिएबल मैकेनिक्स की अगर बात करें। बट यहां पर हमारे पास तो अननोन कितने, ABCD। इसका मतलब है हम लोग अगर इनकी पावर को कंपैरिजन करेंगे तो यहां से 3 इक्वेशन बना पाएंगे। क्या बना पाएंगे? 3 इक्वेशन। बट हमारे पास अननोन कितने, ABCDE। और थोड़ी देर के लिए तो आप बोलोगे सर इतना तो बड़ा होता ही नहीं, चलो 4 ले लेते हैं ना। तो 3 इक्वेशन है, मैक्सिमम 3 इक्वेशन हो सकती है कि MLT, और तो कोई है नहीं मैकेनिक्स में, सिर्फ मैकेनिक्स की बात हो रही है ना। तो मास, लेंथ और टाइम इनके 3 पावर हो सकते हैं। अब देखो 3 पावर है, 3 डायमेंशन है, उनकी 3 इक्वेशन बन सकती है, 3 इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। बट अननोन कितने हैं आपके पास, ABCD। इसका मतलब अननोन ज्यादा है, इक्वेशन कम है, तो आप इस तरीके से फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो ये लिमिटेशन है कि अगर कांस्टेंट ज्यादा बढ़ गए और हमारे पास इधर अगर संख्या नहीं है तो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अब आप बोलोगे सर कुछ नहीं है तो 1 कर देंगे, 0 कर देंगे, ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ MLT के ही फॉर्म में अगर कुछ नहीं है तो मास की वैल्यू कर सकते हो, बाकी चीजों का कैसे करोगे, है ना। क्योंकि अननोन क्या है, यहाँ पे अननोन ज्यादा है ना, इक्वेशन कम है। आप बैलेंस करोगे तो भी इक्वेशन कम मिलेगी ना। तो हम लोग इस तरीके से अगर 3 से ज्यादा अगर कांस्टेंट आ गए तो हम लोग फिर क्या कर जाएंगे, फंस जाएंगे। हम कांस्टेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे डायमेंशनल एनालिसिस से, है ना। चलिए, तो इस तरीके से ये 4th नंबर का, तो टोटल मेजोरिटी ऑफ 4 ही डायमेंशनल लिमिटेशन है। बट एक और डाल दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट लिख लीजिए। इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन वेदर फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर। स्केलर है कि वेक्टर है, डायमेंशनल एनालिसिस से पता चलता ही नहीं है, से हमें तो डायरेक्टली फॉर्मूला पता लगता है। ठीक है, चलिए एक दो कुछ नोट पॉइंट है। तो ये सारे के सारे लिमिटेशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। ये 5 लिमिटेशन आपको ध्यान में रखना है। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये वाला है, ठीक है, चौथा ये है,
पांचवा ये है। ठीक है, तो ये 5 लिमिटेशंस आपको पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि आपको थ्योरेटिकल तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब मैं आपको कुछ मिसलेनियस पॉइंट डिस्कस करा देता हूं जो आपको जरूरत है, कुछ स्टैंडर्ड रिलेशन, जैसे डिस्टेंस की अलग अलग यूनिट होती है उनके बारे में बता देता हूं, है ना। नोट पॉइंट, मिनट, सेकंड वगैरह में कई बार डिग्री में कंफ्यूजन होता है, वो आपको बता देता हूं। एक आध कोई छोटा मोटा ग्राफ है वो बता देता हूं। तो कुछ 2 4 5 मिसलेनियस पॉइंट है, जब चैप्टर खत्म होता है ना तो छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं, उनको मैं एक साथ में यहीं पर डिस्कस कर देता हूँ। तो चलिए 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नोट नंबर है ना, नोट के फॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट रहेंगे वो नोट के फॉर्म में लिखवा दूंगा आपको। यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये ध्यान रखना है कि भाई डिस्टेंस की यूनिट हमें सिर्फ मीटर सेंटीमीटर के फॉर्म में नहीं याद रखना है, इसके अलावा भी मीटर की 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब है कि ये किसके बराबर होता है, अर्थ से लगाकर अर्थ टू सन, सूरज और धरती के बीच का डिस्टेंस, उसको बोलते हैं हम लोग 1 AU। क्या बोलते हैं, 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ना, उसको बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या होता है, 1.496 × 10⁻11 अप्रोक्सीमेटली 1.5 × 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। तो धरती से सूरज का जो डिस्टेंस है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में, क्योंकि बार बार इतनी बड़ी बड़ी यूनिट थोड़ी लेंगे हम लोग, नाम लेंगे बार बार। मान लो पता चले स्पेस में साइंटिस्ट जा रहे हैं और बार बार देख रहे हैं कितना दूर आ गए। अब जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल देता हूं, आप यहां से ट्रेन से कहीं सफर कर रहे हैं या गाड़ी से सफर कर रहे हैं, कार में सफर कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ में, बार बार आप अपने पिताजी से पूछ रहे हैं, अब जब आप छोटे हैं, जब आप बार बार पूछ रहे पापा और कितना दूर है, और बार बार वो क्या बोलेंगे, क्या आपको सेंटीमीटर में डिस्टेंस बताएंगे, वो बोलेंगे अगर 1 किलोमीटर है तो या 2 किलोमीटर है तो उसका सेंटीमीटर में निकाल के 1 × 10⁻² सेंटीमीटर डिस्टेंस और बचाए बेटा, 5 × 10⁻³ और डिस्टेंस बताए, है ना। तो इस तरीके से क्या सेंटीमीटर में डिस्टेंस बताएंगे क्या, खैर माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि किलोमीटर में जब सेंटीमीटर में करोगे तो बड़ी यूनिट आ जाएगी, है ना, कि 10,000 सेंटीमीटर हमने दूरी तय कर लिए या 50,000 सेंटीमीटर हमने दूरी तय कर ली, इस तरीके से तो नहीं बात करेंगे, क्योंकि वहां हम लोगों ने क्या किया, किलोमीटर में ले लिया, कि जो भी जितने मल्टीपल्स हो, जितने ज्यादा शून्य हो, उनको बोलने की बजाय उनको 10⁻⁴ करके, और ज्यादा ही चीजें हो रही है। जैसे हमने क्या किया भाई, मीटर क्या हुआ, जो सेंटीमीटर था 100 सेंटीमीटर हुआ, तो बार बार अब 2 शून्य लगाने से अच्छा 1 मीटर बोल दो, है ना। जहां पे क्या हो गया, थोड़ा सा ज्यादा 1000 मीटर हो गए तो उसको हमने 1 किलोमीटर बोल दिया, तो हम लोग किलोमीटर के फॉर्म में डिस्टेंस बोलने लग गए, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि पीछे के जो जीरो है ना, उनको पूरा बोलने की बजाय उसकी जगह एक यूनिट बना दो। तो ऐसे ही अर्थ से सन तक मान लो एस्ट्रोनॉट ट्रेवल कर रहे हैं रॉकेट के अंदर और बातें कर रहे हैं आपस में, तो क्या बार बार डिस्टेंस को 10⁻11 मीटर आ गए, ये इस तरीके से आ गए, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। तो वहां पर 1 AU 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उन्होंने अपने हिसाब से बना ली, जिसकी वैल्यू 1.5 × 10⁻11, और रेफरेंस क्या रखा, अर्थ से सन का यही डिस्टेंस होता है, उसको लिया। दूसरा है पर सेकेंड। अब देखो, इसको पर सेकेंड भी बोल देते हैं या पारसेक बोलते हैं, एक्चुअल में ये पारसेक है ना, शुरुआत में कहीं होता पर सेकेंड, तो ये कई बार सेकेंड की वजह से क्या होता है, इन स्टूडेंट को लगता है ये टाइम की यूनिट होगी, बट ये डिस्टेंस की यूनिट है। पारसेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ध्यान रखना, बहुत बार आ जाता है। तो 1 पारसेक क्या, अभी मैं इसका डेरिवेशन भी बता दूंगा, 3.08 या 3.1 अप्रोक्सीमेटली भी ले सकते हो, इन 10⁻16 मीटर। ये सबसे बड़ी यूनिट है, डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट क्या है, 1 पारसेक, ठीक है। ये सेकेंड, टाइम की नहीं है, डिस्टेंस की यूनिट है। 1 लाइट ईयर किसके बराबर है, 9.46 × 10⁻13 मीटर के बराबर ये 1 लाइट ईयर है। अच्छा, एक डिस्टेंस हमारा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, इनमें जब बात करेंगे तो बहुत छोटा यूनिट होता है ना, तो फर्मी सबसे छोटी यूनिट होती है 10⁻15 मीटर, है ना, फर्मी बोलते हैं, फर्मी मतलब 10⁻15 मीटर। तो ये कुछ स्टैंडर्ड डिस्टेंस के मेजर करने के अलग अलग है यूनिट्स, एक्स्ट्रा यूनिट, जो कि मीटर सेंटीमीटर से तो किलोमीटर से तो हम फैमिलियर होते हैं, बाकी यूनिट से फैमिलियर नहीं होते, इसलिए मैंने एक ही जगह पे लिख दिया है, ठीक है। चलिए इसका डेरिवेशन बता देता हूँ पारसेक का, थोड़ा सा वहां पे थोड़ी सी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बता दूंगा। देखिए, नोट करना हो तो कर लीजिएगा, मैंने स्लाइड लगा दी है, 1 AU मीन्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड सन, वो सारा बता दिया है ना। अब देखो यहाँ शेक क्या है, हमारा सेकंड का यूनिट है, बार क्या है, हमारा प्रेशर का यूनिट है, टॉर भी क्या है, प्रेशर का यूनिट है ना, 1 हॉर्स पावर का है, पाउंड केजी सबसे फेमिलियर होंगे, है ना। तो बार और टोर ये काय के हैं, प्रेशर की यूनिट है, ये काय की यूनिट है, प्रेशर की, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी चीजें तो आपको पता चल जाएगा टाइम के साथ में, बाकी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बार और टोर कई बार पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट देखें,
सपोज करो ये हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि एक ये आर्क है, ये रेडियस है, ये थीटा है ना, और कैसे लिखते हैं, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब मान लीजिए यहां पर जो आर्क है आपका, उसको मैं 1 एस्ट्रोनॉट यूनिट अगर बोल देता हूं, है ना, 1 AU बोल देता हूं, और ये जो थीटा है इसको मैं 1 सेकेंड ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए। क्या ले लेता हूं? 1 सेकेंड ले लेता हूं। और ये आपकी जो रेडियस है इसको हम लोग काय में डिस्टेंस के, तो इसको काय में 1 पारसेक में कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखो यहां पे आर्क अपन रेडियस, तो आर्क 1 AU, रेडियस कितना हो गया 1 पारसेकेंड, है ना, पारसेक, है ना, पार सेकेंड निकलता है, पारसेक, ओनली पारसेक। और यहां पर ये जो हमारा जो थीटा है 1 सेकेंड के बराबर। अब देखो आपको कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से बात करते हैं तो 3 डिजिट्स होती है। जो पहला होगा उसको बोलते हैं डिग्री का, है ना। जब आप कहीं पर भी अपनी लोकेशन वगैरह भी करते हैं ना तो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कोऑर्डिनेट्स में जो पहला होता है 1 नॉट, है ना, 0 नॉट बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डिग्री। सेकंड वाला जो डिजिट है उस पे 1 एक सिंगल डैश रहता है। सिंगल डैश का मतलब क्या है कि वो मिनट है ना, कॉमा, कॉमा टाइप ऊपर की साइड में माथे पे क्या है, कॉमा लगा हुआ है, उसको बोलते हैं मिनट। अगर डबल आ जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? सेकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सेकेंड बोलते हैं, है ना। इसको हटा दो। किसी ये 111 जरूरी नहीं, कुछ भी डिजिट हो सकती है, कुछ भी डिजिट हो सकती है। उस डिजिट के पावर अगर नॉट है तो वो डिग्री है पहला। सेकंड नंबर पे सिंगल वाला डैश है तो क्या बोलोगे? कॉमा बोल दो। सिंगल वाला कॉमा है तो मिनट होगा, और डबल कॉमा है तो सेकंड होगा। ये खैर इंफॉर्मेशन आपको होगी, बट फिर भी मैंने यहां पे लिख दी है। अच्छा, 1 डिग्री किसके बराबर होता है? 1 डिग्री होता है 60 मिनट्स के बराबर, है ना, 60 मिनट्स के बराबर। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, है ना। तो 1 डिग्री को अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, 1 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 1 इंटू पाई बाई 180 डिग्री, तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट, ये ऑलरेडी बेसिक मैथमेटिक्स में हमने बहुत डिटेल वर्जन में देखा। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये तो बचपन की चीजें सारी पता ही होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया यहां पर, अब आप देखो 1 AU जो था 1.5 × 10⁻11 रख दिया, है ना, 1 एस्ट्रोनॉट। अब आप बोलोगे सर 496 था ना यहाँ पे, तो 496 अप्रोक्सीमेटली उसको हमने 1.5 रख दिया, ठीक है। अब देखिए, और नीचे क्या रख दिया हम लोगों ने, ये जो ये हमारा थीटा है ये 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का मतलब है कि 1 के ऊपर डबल कॉमा, 1 के ऊपर डबल कॉमा, तो ये 1 के ऊपर डबल कॉमा नीचे गया, है ना, नीचे गया। अब इस 1 को 1 सेकेंड में है तो इस सेकेंड को हमने रेडियन में चेंज किया। काय में चेंज किया? रेडियन में। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा, ये हमारा मीटर है ना, ये हमारा क्या है? मीटर। इसको हम काय में चेंज कर रहे हैं? रेडियन में चेंज कर रहे हैं। रेडियन में जब चेंज करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा, पहले तो हम लोग सेकेंड को मिनट और मिनट को डिग्री में करेंगे तो 1/60 इंटू 1/60, और फिर उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाय 180 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इस तरीके से इन सबको करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से आपका आ जाएगा 3.1 × 10⁻16 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया 1 पारसेक की वैल्यू हो गई। तो ठीक है, डेरिवेशन बहुत ज्यादा काम का नहीं है, आपको सिर्फ आपके ये मिनट, सेकंड और डिग्री क्या होता है ये आपको बताना था मुझे, क्योंकि कई बार छोटी छोटी चीजें हमारी छूट जाती है। बट आपको क्या रहे कि भाई पूरा का पूरे कोर्स में हर छोटी चीज आपकी अवेलेबल रहे, ठीक है। मेरे पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी अगर कोई छोटी मोटी चीज छूट गई और आप हमें बता दीजिएगा तो हम इसमें अपडेट कर देंगे। वैसे तो ना के बराबर कोई चीज छूटेगी, बट फिर भी लगता है किसी स्टूडेंट को, हमको ऐसा लगा कि चलो स्टूडेंट को आता होगा, हमने छोड़ दिया। कई बार ऐसा हो जाता है, तो स्टूडेंट हमें बता दीजिएगा कि सर ये वाली चीज भी करवा दीजिएगा, तो हम उसके अंदर ऐड कर देंगे, आपके कोर्स के अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत बेहतर तरीके से, बहुत ही स्ट्रक्चर तरीके से आपकी प्लानिंग की। देखिए कंटेंट जो है ना वो पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ अवेलेबल है। बट क्या है कि स्ट्रक्चर तरीके से नहीं पता है कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, किस पे रिलाय करें, किस पे नहीं करें, अधूरा छूट जाएगा, ये छूट जाएगा। इस वजह से कि स्ट्रक्चर तरीके से आपका हर एक टॉपिक बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि एक जब घड़ा भरता है ना तो बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, ठीक है। सिमिलरली जो हमारी प्रिपरेशन है, उस पूरी प्रिपरेशन में हर एक टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंस है, हर एक टॉपिक का इक्वल इंपॉर्टेंस है, जिसकी वजह से आपकी रैंक आती है। तो हमने इसीलिए हर एक टॉपिक आपका स्ट्रांग हो, चाहे आप अपनी कंप्लीटली तैयारी कहीं से भी कर रहे हो, कोई भी इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, बट किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है, परेशानी है, तो आप नमस्ते नीट जी के इस प्लेटफॉर्म पे आ जाइए और वो अपना टॉपिक स्ट्रांग कर जाइए। क्योंकि आपका और हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आपका सिलेक्शन हो, बहुत अच्छा सिलेक्शन हो। पढ़ाई कहीं से भी कर रहे हो, डजेंट मैटर, आपको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक भी पढ़ना है तो आप इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हो। आपको इस टॉपिक के अंदर
जीरो से लगा के एडवांस लेवल तक सब कुछ कवर होगा। जेई के अलग से पीवाईक्यू, नीट के अलग से पीवाईक्यू, जितने भी कॉन्सेप्चुअल तरीके हैं वो सारा का सारा डिटेल वर्जन में कवर होगा। अभी आप 2-3 टॉपिक जब पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हम हायर एजुकेशन में कर चुके हैं, हमें पता है इसका क्या कीमत होता है। एक स्ट्रक्चर पढ़ाई करने से कितने स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं ये हम जानते हैं, ये आप भी जान जाएंगे। थोड़ा बहुत जब पढ़ाई करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी और हमारी रिदम बनेगी, जुड़ेगी, ट्यूनिंग बैठेगी और आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि अच्छा इस तरीके से सारी चीजें चल रही है। ठीक है, चलिए 1-2 नोट पॉइंट फटाफट। ग्राफ है, देखिए ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, n इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द u, है ना। तो इसका कभी ग्राफ पूछ ले तो n और u का के बीच में ग्राफ पूछ ले तो हमें पता है कि इनवर्स प्रोपोर्शनल में ये होता है कि अगर ये बड़ा है तो ये क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। बट ब्लफ कहां हो जाता है कि सपोज करो n की जगह ये nu वर्सेस n या फिर nu वर्सेस u आ जाए, तो उस बीच में जो nu क्या होता है, n इंटू यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट, ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, इररिस्पेक्टिव चाहे एक्स एक्सिस पे ni चाहे ui, ये क्या रहेगा, इसका ग्राफ हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ ग्राफ भी, स्टैंडर्ड ग्राफ भी कई बार पूछे जाते हैं। वैसे तो ये आप बना ही लेते, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि n बढ़ता है तो u कम होता है, u कम बढ़ता है तो n कम होता है, इस तरीके से रिलेशन ऑलरेडी बता चुका था। बट फिर भी ग्राफिकल फॉर्म में आ जाए तो मुझे लगा ये आपको बताना चाहिए, कभी आपको टकरा जाए अचानक, सर ग्राफ तो कोई पढ़ाया ही नहीं हमको यूनिट एंड डायमेंशन में, है ना, तो ऐसा नहीं हो। चलिए एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, इज ऑल कॉन्स्टेंट आर डायमेंशनल लेस। तो कई बार स्टूडेंट क्या होता है, जैसे ही कांस्टेंट का नाम सुनते हैं हम लोग, जैसे ही कांस्टेंट का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में एक नंबर क्लिक करता है। क्या करता है, नंबर। अच्छा कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 5 10 11 कुछ भी एक नंबर क्लिक करता है मेजॉरिटी टाइम, है ना। एबीसी पहले क्लिक करेगा, फिर सोचेगा नंबर, कांस्टेंट कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो भी डायमेंशनल लेस होगा। तो बस इज ऑल कांस्टेंट आर डायमेंशनल लेस, यस सर सारे कांस्टेंट डायमेंशनल लेस है। बट आप ये चीज भूल जाते हैं, है ना। आप फॉर्मूला भी लगा लेते हैं, कभी सर ने बताया था कि कांस्टेंट क्या होता है, टी इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई जी। सर ने बोला था ये कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी के अंडर रूट एल बाई जी, और ये क्या है, डायमेंशनल लेस है। सर ने तो एनालिसिस लिमिटेशन के टाइम पे भी ये रिलेशन डिस्कस किया था। तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कि डायमेंशनल लेस है। बट आप ये भूल गए कि जब हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करते हैं, प्लैंक कांस्टेंट की बात करते हैं, है ना, F इक्वल टू फोर्स इंटू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर, या फिर E इक्वल टू HV, है ना। तो ये जब हम प्लैंक कांस्टेंट की बात कर रहे हैं या फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, तब इनके डायमेंशनल होते हैं, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी नहीं है। तो सारे के सारे कांस्टेंट डायमेंशनल लेस हो ऐसा जरूरी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये कुछ इस तरीके के जो है, जो फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ एक नंबर का काम कर रहे हैं, वो क्या रहेंगे, आपके डायमेंशनल लेस रहेंगे। बट जिनकी वजह से फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूले में उसका कंट्रीब्यूशन है, उस पर्टिकुलर चीज का, उन पर्टिकुलर कांस्टेंट का, बोलते इनको भी कांस्टेंट है बट इनके डायमेंशंस होते हैं, है ना। तो इज ऑल कांस्टेंट आर डायमेंशनल लेस, तो इसका आंसर बोलोगे नो, कुछ के डायमेंशनल होते हैं, कुछ के डायमेंशनल नहीं होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि कांस्टेंट सुन के डायमेंशनल लेस आप रट जाते हैं, आपको ये चीज नहीं करना है ना। सारे जी और एच, ये दो एग्जांपल मैंने आपको बता दिए हैं, आप ध्यान रखना है ना। तो यहां पर क्या होगा, ये हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, ये एनर्जी होता है, ये प्लैंक कांस्टेंट होता है, ये हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये फोर्स, ये डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये दोनों मासेस। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये दो कांस्टेंट होते हैं जिनके डायमेंशंस होते हैं, हमने पढ़े हैं ना, गेस कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। आगे चल के बहुत डिटेल वर्जन में इनके फॉर्मूले हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एट दिस नोट पूरा का पूरा आपका थ्योरेटिकल पोर्शन यूनिट एंड डायमेंशन का बेहतर तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूंगा, यूनिट और डायमेंशन, दो हिस्से यूनिट और डायमेंशन, इन दोनों के ऊपर क्लब करके बहुत सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा, है ना। 2-3 लेक्चर हम उसके न्यूमेरिकल देखेंगे अलग अलग तारीख, ताकि जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े वो सब ब्रशअप हो जाए, और सभी न्यूमेरिकल स्क्रीन पॉज करके पहले आप सॉल्व करोगे। ठीक है, बाद में सॉल्यूशन देखोगे। दूसरा चीज, वो उतना न्यूमेरिकल होने के बाद फिर मैं आपको क्या कराऊंगा कि नीट के पीवाईक्यू कराऊंगा, ताकि नीट एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। और मेनली हम लोग पिछले 5 साल पे ज्यादा फोकस करेंगे, उससे पहले के जो इंपॉर्टेंट होंगे वो करेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मुझे लगता है कि आप कर ही लोगे, तो उनको डिस्कस नहीं कराऊंगा।
उसके बाद हम लोग जेई स्टूडेंट के लिए अलग से मेंस और एडवांस में पूछे गए यूनिट एंड डायमेंशन से जितने भी क्वेश्चंस वो सब के सब करेंगे। तो जो नीट वाले स्टूडेंट होंगे उनको नीट के न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, कोर्सेज में ऐड हो जाएंगे, और जो जेई के स्टूडेंट है उनको जेई का ऐड हो जाएगा। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर यूनिट एंड मेजरमेंट हम एनसीईआरटी जब खोले तो सर यूनिट एंड डायमेंशन की बजाय यूनिट्स एंड मेजरमेंट हमारा टॉपिक का नाम है, तो मेजरमेंट में ये एरर वगैरह ये कब पढ़ेंगे सर? तो ये इसलिए मैंने रोक के रखा है, यूनिट एंड डायमेंशन को अलग कर दिया है, और एरर और उसके साथ साथ एरर से रिलेटेड हमारा वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको मैं अलग सेगमेंट में अलग टॉपिक के बना के पढ़ाऊंगा। यूनिट एंड डायमेंशन को अलग, और हमारा जो एरर मेजरमेंट और वो सारा चीज होता है ना उसमें जिसमें स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर इनको अलग से पढ़ाऊंगा, ताकि दोनों क्लियरिटी दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी रहे। ठीक है गाइस, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थ्योरी पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे, और सभी न्यूमेरिकल पहले आपको करना रहेंगे। ठीक है, तो कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्त यार जितने भी लोग हों उनको शेयर करिएगा। हम पेड मार्केटिंग नहीं करेंगे और ना ही करते हैं, ऑर्गेनिकली जितना स्टूडेंट आ सके और बहुत ही स्ट्रक्चर तरीके से हम लोग पढ़ाई करवाते हैं। यहाँ एक्चुअल में आपको स्टूडेंट और टीचर और जो है ना उसका मायना समझ में आएगा कि भाई एक एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ने का क्या एडवांटेज होता है और स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ाई का क्या एडवांटेज होता है। इसलिए वीडियो का भी लेंथ हम लोगों ने आधे आधे घंटे से ऊपर का नहीं बनाया है। ठीक है, ताकि आप जल्दी जल्दी चीज़ें खत्म करें। और देखिए क्या होता है ना, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर हमें फेस करना है तो हमारी कॉन्सेप्ट के साथ साथ टाइम की भी लड़ाई है कि कितना हम लोग प्लानिंग करके कितना स्ट्रक्चर तरीके से और कितने न्यूमेरिकल सफिशिएंट रहेंगे उन सब का पैमाना हो। पता चले हम 4 ही टॉपिक पढ़ते रहे पूरे साल भर, बट एग्जामिनेशन में तो हर टॉपिक से क्वेश्चन आना है, तो ये गलतियां हो जाती है। तो प्लानिंग, कॉम्पैक्टनेस, कम टाइम में कैसे इफेक्टिव स्टडी करें, इन सब चीज़ों का हम लोगों ने एक टॉपिक वाइज स्टडी में ध्यान रखा है। और फिर भी आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप बेधड़क कोई भी छोटा से छोटा डाउट भी हो, कई बार मूर्खता लगती है और कॉन्फिडेंस नहीं होता कि सर ये वाला कहाँ पूछेंगे, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। कितना गिरा से गिरा डाउट क्यों ना हो आपकी नज़र में, वो जरूर आप जी से इसके नमस्ते नीट जी के प्लेटफॉर्म के चैट बॉक्स पे जरूर पोस्ट करिएगा, हम रिप्लाई करेंगे। क्योंकि डाउट्स आज क्लियर कर लोगे तो अच्छा है, जितने ज़्यादा गड्ढे खोद के रखोगे तो एग्जामिनेशन हॉल में उन्हीं गड्ढों में गिरोगे। तो गड्ढे भरते चलो, जो जो लूप होल है उनको भरते चलो। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।